नमस्कार, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। हमारे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए थे जो हम आज करेंगे और आज ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 127 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा है एक मजदूर 80 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2500 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का समय 16 से ही 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आंसर तक पहुंचने में, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से सोल्व करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो तरीका क्या है, वो तरीका मैंने आपको पहले भी समझाया है। जो परसेंटेज की चौथी वीडियो है उसमें मैंने ये तरीका पूरा अच्छे से समझाया है। अगर आपने ये तरीका पहले नहीं पढ़ा है तो आप जो परसेंटेज की चौथी वीडियो है उसे ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 127 में देखते हैं। इसका पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। देखिए, उसने कहा है प्रति घंटे जो आय है वो 40% बढ़ गई। एक तो होता है इसमें प्रति घंटा, जो जिसमें चेंज हुआ है ना, हम बस वही चीज़ देखेंगे। एक है इसमें समय यानी कि टाइम, और एक है इसमें वेतन। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रति घंटा 50 रुपये कमाता है और वो 5 घंटे या 8 घंटे मान लीजिए काम करता है, तो उसका वेतन कितना बनेगा। 1 घंटे में 50 रुपये, तो 8 घंटे में कितना, 50 अठे या 50 गुना 8 400 रुपये। तो उसका जो वेतन है, भले ये महीने एक दिन का है, ये कितने रुपये हो जाएगा, 400 रुपये। अगर हम मान लीजिए इसका जो प्रति घंटा वेतन है उसे डबल कर दे, यानी कि 100 रुपये अगर वो 1 घंटे में कमा रहा है, तो ये जो वेतन है, समय अगर हमारा सेम है तो वेतन कितना हो जाएगा, ये 50 से 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 100 रखा जाएगा यानी कि दुगना, तो ये भी दुगना प्राप्त होगा यानी कि 800। इसका मतलब है कि प्रति घंटा जो वेतन है और जो कुल वेतन है, इनका इससे डायरेक्ट संबंध है। अगर आप इसे डबल कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल ही होगा। अगर आप प्रति घंटा वेतन आधा करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इसका मतलब प्रति घंटा वेतन, प्रति घंटा वेतन समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है कुल वेतन के। इसे आप जितने गुना बढ़ाएंगे ये भी उतने गुना बढ़ेगा। अगर आप इसे 20% बढ़ाएंगे तो टोटल वेतन भी 20% बढ़ेगा। इसी तरह से समय भी वेतन के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अगर मान लीजिए ये तो आप सेम रख रहे हैं, आपने बस दुगना समय काम किया तो वेतन भी तो दुगना ही मिलेगा। यानी कि अगर आप इसे 2 गुना करेंगे तो टोटल वेतन भी 2 गुना हो जाएगा। अगर आप इसे 4 गुना करेंगे तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब समय भी वेतन के समानुपाती है। अगर आप इसे 20% कम करेंगे तो यहाँ पर भी 20% वेतन कम होगा। क्लियर है बात। अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें क्या बताना है, उसके तनख्वाह में बदलाव बताना है, यानी कि उसके वेतन में। मान लीजिए उसके जो वेतन है, जो उसकी इनकम है वो आई है, ये अपने आप में कितना है, आई है। आई की जगह आप चाहो तो 100 मान सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो अपने आप में कितने % होती है, 100%। हमने इसका वेतन 100 मान लिया। अब प्रति घंटे आय में 40% की वृद्धि हो गई। 40% आय उसकी प्रति घंटा वाली बढ़ रही है। अब 40% जब ये बढ़ रहा है तो उसका जो वेतन है ये भी तो 40% बढ़ जाएगा। तो ये पहले कितना था, 100, ये 40% बढ़ जाएगा तो कितने % हो जाएगा, 140/100, 140% हो गया। अब उसका वेतन इतना हो गया, इसके कारण वेतन हो गया उसका इतना। लेकिन आगे क्या हुआ, समय, काम का जो समय है वो 16 से ही 2/3% घट गया। समय कितना घट गया है, समय कितना घट गया है, 16 से ही 2/3%। इसका मतलब क्या होता है, 1/6। यानी कि अगर पहले 6 घंटे काम कर रहा था तो उसमें से अब 1 घंटा कम करेगा, यानी कि 5 घंटे काम करेगा। यानी कि समय कितना हो गया, 5/6। तो अगर समय 5/6 हो रहा है तो टोटल वेतन भी तो 5/6 ही होगा। तो टोटल जो वेतन था वो इतना हो गया था, तो अब ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है, 100 से 100 कैंसिल हो गया यहाँ पे। 14 पंजे 70,
700/6 और 6 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 350 बार, तो 350/3 आ रहा है ये। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कितने प्रतिशत का बदलाव आया, हमें ये तो बताना है कि बदलाव कितना आया। तो पहले कितना था 100, अब हो गया इतना, तो कितना बड़ा है, इसमें से हम इसे घटा देंगे। 350 में से 350/3 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो 100 गुना 3 300, 350 में से 300 घटाएंगे 50/3 बचेगा, और 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा 16 से ही 2/3% का बदलाव कह दो या वृद्धि कह दो। क्लियर है बात, समझ में बात आ रही है। तो ये तरीका अगर आपको सही से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो परसेंटेज की चौथी वीडियो को देखिए और भी ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 15 महीने में वह एक कार खरीद सके। अगर वह कार को 12 महीने में खरीदना चाहता हो तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। मान लीजिए इसकी जो पहली बचत थी वो हर महीने की S1 थी, इसकी जो सेविंग थी वो कितनी थी S1। अब ये 15 महीने में कार खरीद सकता था इस सेविंग से, तो एक महीने में वो इतनी सेविंग करता था, तो 15 महीने में कितनी करता होगा, इसमें 15 की गुना करता हो, तो 15 महीने में वो इतनी तो सेविंग करेगा, और इस सेविंग से वो कार आ रही है, इसका मतलब कार की जो कीमत है वो इतनी है। क्लियर है। अब ये जो कार है वो 12 महीने में खरीदना चाहता है, तो हमें बताना है कि उसे सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए अब उसे सेविंग करनी है हर महीने S2, इसकी जो सेविंग होनी चाहिए हर महीने S2 होनी चाहिए, ताकि ये 12 महीने में इस कार को खरीद सके। तो एक महीने में वो इतने रुपए बचा रहा है, तो 12 महीने में कितनी बचाएगा, गुना 12, तो 12 महीने में वो इतने रुपए बचाएगा और इससे वही कार खरीदी जा सकती है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, कार की कीमत हो गई, और ये भी क्या है, कार की कीमत है, और दोनों ही जगह कार क्या है, सेम है, इसका मतलब कीमत भी सेम है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको काट के छोटा कर सकते हैं, छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हो, नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से काटेंगे 5 बार और 3 से काटेंगे 4 बार। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इनकी सेविंग यानी कि S1 और S2 की वैल्यू माननी है, और किस तरह से माननी है, S1 की वैल्यू ऐसे मानिए कि अगर हम इसमें 5 की गुना कर दें, S2 की वैल्यू ऐसे मानिए कि ताकि हम इसमें 4 की गुना करें तो ये आपस में बराबर हो जाए। तो इसके लिए क्या तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर अगर 4 है तो आप इसको 4 मान लीजिए, यहाँ पर अगर 5 है तो आप इसको 5 मान लीजिए, यानी कि ये 4 रुपए पहले कमाता था तो 5 महीने में कितना कमाएगा, 4 पंजे 20। अब ये पहले कमाता था 5 रुपए, तो 4 महीने में कितना होगा, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20 हो गए बराबर। इसका मतलब पहले अगर सेविंग इसके 4 रुपए है तो बाद में कितनी हो जाएगी इसकी सेविंग, 5 रुपए, 5 रुपए हो जानी चाहिए। तो कितने रुपए की वृद्धि होनी चाहिए सेविंग में, 1 रुपये की वृद्धि होनी चाहिए। सेविंग में कितने की वृद्धि होनी चाहिए, 1 रुपये की वृद्धि। कितने से वृद्धि होनी चाहिए, 4 से। पहले 4 कमाता था, 4 से तो अब 1 रुपये ज्यादा कमाना है, तो कितने % वृद्धि करनी है, उसके लिए गुना 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे 25%। इसका मतलब सेविंग में जो उसे वृद्धि करनी है वो 25% की वृद्धि करनी है। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। एक परिवार प्रति महीने 25 किलोग्राम चावल कितना है, 25 किलोग्राम, और गेहूं 9 किलोग्राम खपत करता है, और इन सब पर 420 रुपए खर्च करता है। यानी कि इन सब का जो मूल्य है ना वो टोटल है 420 रुपए। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। जो चावल की कीमत है वो गेहूं की कीमत का कितने % है, 20%। 20% है मात्र। यानी कि अगर इसकी कीमत 100 रुपए है तो उसकी कीमत कितनी होगी, 20 रुपए। आप काट के से छोटा कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100 और 20 ही कम 20। ये गेहूं और चावल की कीमत का अनुपात बन गया। यानी कि अगर ये 5 रुपए का है 1 किलो तो ये 1 रुपए का 1 किलो है। क्लियर है बात।
तो यहां से हम इन दोनों का यूज करके, इन सब का यूज करके और इसका यूज करके हम इनकी रियल वैल्यू निकाल लेंगे। रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, अब 25 रुपए एक किलो जो है चावल वो 1 रुपए का है, तो 25 किलो चावल कितने के होंगे? 25 रुपए के हो जाएंगे। और 1 किलो गेहूं है 5 रुपए का, तो 9 किलो गेहूं कितने के होंगे? 45 रुपए के। तो हमारे हिसाब से इन सब पर कितना खर्च हो रहा है? 25 और 45 कितने होते हैं? 70 रुपए। हमारे हिसाब से इन सब पर 70 रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि उसके हिसाब से इन सब पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 420 रुपए। तो हमारे 70 उसके 420 के बराबर है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 70 से भाग कर देंगे। 1 की वैल्यू आती है इतनी। तो 1 की वैल्यू कितनी है? कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं हम। 7 6 42 और 0 से 0 कट गया, 6 रुपये। यानी कि हमारा 1 उसके 6 के बराबर है। तो हमारे यहाँ पर गेहूं की कीमत कितनी है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है ये देख लो। जब 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 6 से गुना करेंगे, 6 5 30। तो ये हो गया इतने रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं का रेट, रियल वाला। ऐसे ही अगर मान लीजिए चावल का रेट निकालना है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 6, और यहाँ पर 1 ही है तो इसे 6 गुना बढ़ाएंगे, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। तो जो चावल की वैल्यू है, जो चावल का रेट है वो 6 रुपए प्रति किलोग्राम है। हमारे पास इनके रियल रेट आ गए हैं। क्लियर है बात? आगे उसने क्या कहा, अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए। गेहूं की कीमत है कितनी? 30 रुपए की, और ये जब 20% बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 20% कितना होता है? 1 0 हटाएंगे तो 3 रुपये आ जाएगा 10%। तो 20% 3 दूनी 6, तो 6 रुपये अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 36 रुपये प्रति किलोग्राम इसका नया रेट आ गया। किसका आ गया? ये गेहूं का गेहूं का रेट आ गया नया। आगे उसने क्या कहा, तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो अगर चावल की कीमत स्थिर है। अब देखिए चावल की जो कीमत है वो स्थिर है, तो हमें बस ये बताना कि इसकी खपत में कितने % की कमी करनी है। और गेहूं की खपत पे इसने कोई बात नहीं बोली, इसका मतलब खपत क्या है गेहूं की? सेम है। तो देखिए अब गेहूं का रेट है 36 रुपये प्रति किलोग्राम, और 9 किलो गेहूं खरीदेगा तो कितने रुपए का होगा? 36 निम्मा कितने होते हैं? 324। तो 324 रुपये इसका मतलब वो गेहूं पे खर्च कर चुका है, क्योंकि 9 किलो खरीदना है। और उसे जो कीमत है, मतलब जो टोटल खर्च रखना है उसे 420 ही रखना है, 420 ही रखना है। अब वो 420 में से 324 रुपए तो चावल पे खर्च कर चुका है, सॉरी गेहूं पे खर्च कर चुका है। तो बाकी जो रुपए बचे हैं वो सब किस पे खर्च करेगा? चावल पे। तो उन रुपए के चावल कितने आएंगे हमें बस ये देखना है। पहले ही देख लो कि कितने रुपए बचे हैं। 420 में से इसे माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6 और 11 में से 2 गए 9। तो 96 रुपए अभी उसके पास बचे हैं। तो इन 96 रुपए का वो चावल खरीदेगा। तो कितने किलो चावल आएंगे ये देख लो। चावल का रेट कितना है? 6 रुपए किलो, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। तो 6 रुपए किलो के हिसाब से चावल कितने का आएंगे? 6 से भाग कर लेंगे, 6 से काटेंगे इसे, 6 कम 6 6 छंग 36। तो 16 किलोग्राम इसका मतलब चावल वो खरीद पाएगा। तो कितने किलोग्राम कम खरीदेगा? पहले 25 खरीदा था, अब 16 किलो खरीद रहा था। कितना किलो कम खरीद रहा है? 9 किलो। कितने से? 25 से, क्योंकि पहले 25 किलो खरीदा था। तो कितने % कम खरीद रहा है उसके लिए गुना 100 कर देंगे। 25 चौका 100 और 9 चौक 36%। इसका मतलब अब वो 36% चावल कम खरीदेगा। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है। तो ये देखिए सबसे पहले कि 1 मिनट में वो कितनी लाइन टाइप करेगा। तो 20 टाइप करने में वो 10 मिनट लेता है, तो 1 मिनट में टाइप करेगा वो 2 लाइन। क्लियर है? और प्रत्येक लाइन में वो 8% जगह खाली छोड़ता है। जो भी लाइन होगी उसमें मान लीजिए 100 अक्षर आते हैं और उसमें से वो 8% जगह खाली छोड़ रहा है। इसका मतलब 100 अक्षरों में से वो 8% कितना बैठता है? 8 अक्षर कम लिखेगा। इसका मतलब सिर्फ 92 अक्षर लिखता है वो एक लाइन में। तो एक लाइन में 92 अक्षर लिख रहा है, तो आप ये देखिए कि वो 1 मिनट में कितने अक्षर टाइप करता है। 1 मिनट में वो 2 ही तो लाइन लिख रहा है, तो 2 लाइन में कितने अक्षर लिखिएगा? एक लाइन में 92, तो 2 लाइन में कितना? गुना 2। इसका मतलब वो 1 मिनट में
इतने अक्षर लिखता है, 1 मिनट में वो इतने अक्षर लिखेगा। कैलकुलेशन करके वैसे तो 184 आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाद में इकट्ठी कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? तो 1 मिनट में वो इतने अक्षर लिख रहा है। अब लिखवाने कितने हैं ये देख लीजिए। कितने समय में वह 40 लाइनों के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़े। पहले से वो 25% जगह खाली छोड़ेगा इस बार। तो पहले कितनी खाली छोड़ता था? 8। पहले 8 ही तो जगह खाली छोड़ता था। अब इससे 25% जगह जाता है, तो इसका 25% कितना होगा? 25% निकालने के लिए 4 से तो भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 जगह अब वो ज्यादा खाली छोड़ेगा। इसका मतलब 8 और 2 10, तो 10 जगह अब वो खाली छोड़ेगा। तो 90 में से 10, 100 में से 10 घटाएंगे, इसका मतलब अब वो एक लाइन में 90 अक्षर लिखेगा। ऐसा नहीं है कि 25% अब जगह ज्यादा खाली छोड़ रहा है, इसका मतलब पहले 100 छोड़ रहा था तो 25 इसमें से घटाएंगे 75 लिखेगा सिर्फ, ऐसा नहीं है। इसका 25% ज्यादा खाली छोड़ रहा है, वो पहले इतनी खाली छोड़ रहा था, अब इसका 25% ज्यादा, तो कितना बैठता है? 2, यानी कि अब 10 जगह खाली छोड़ेगा। 100 में से 10 घटाएंगे 90 जगह पर वो लिख रहा है, इसका मतलब एक लाइन में वो 90 अक्षर लिख रहा है। क्लियर है बात? आगे उसने क्या कहा? 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा वो, यानी कि एक पेज पर 40 लाइन आएगी, और एक लाइन में कितना लिख रहा है? 90। अब 40 लाइन में कितना लिखेगा? एक लाइन में जब 90 लिख रहा है तो 40 लाइन में कितना लिखेगा? गुना 40। तो 40 लाइनों में वो इतने वर्ड लिखेगा, और 40 लाइन के तो पेज है, 40 लाइन के पेज कितने हैं? 23। इसका मतलब एक पेज पर वो इतने अक्षर लिख रहा है, तो 23 पेजों पे कितना लिखेगा? इससे 23 गुना। इसका मतलब व्यक्ति को टोटल इतने अक्षर लिखने हैं, तो इतने अक्षर लिखने में उसे कितना समय लगेगा हमें ये बताना है। अब 1 मिनट में वो कितने अक्षर लिख पाता है? इतने। तो इतने अक्षर लिखने में उसे कितने मिनट लगेंगे? इससे भाग कर देंगे, तो कर दो भाग। 92 गुना 2, 23 से काटेंगे इसे 4 बार, 23 चौका 92, 4 दूनी 8, और 8 से इसे काटेंगे 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 450 मिनट। इसका मतलब ये सब पेज टाइप होने में 450 मिनट लगेगी। क्लियर है बात? और अगर मान लीजिए इसे घंटे में बदलना चाहते हैं तो 60 से भाग कर लीजिए, 6 7 42, 7 घंटे 30 मिनट, यानी कि 7.5 घंटे लगेंगे। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीटें हैं। मान लीजिए एक डिब्बे में सीटें 10 हैं, तो इस ट्रेन में 10 ही डिब्बे होंगे, तो टोटल पूरी ट्रेन में टोटल सीटें कितनी हो जाएगी? एक डिब्बे में 10 सीटें हैं और 10 ही डिब्बे हैं, तो गुना 10, तो 10 दाम 100, तो 100 पूरी ट्रेन में सीटें हो जाएगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, यानी कि जितनी भी एक ट्रेन में सीटें होगी ना, उसका अगर आप वर्ग कर देंगे उतनी पूरी ट्रेन में सीटें होगी। यानी कि अगर एक ट्रेन में 20 सीटें हैं तो 20 ही डिब्बे होंगे, तो टोटल सीटें कितनी होगी पूरी ट्रेन में? 20 का वर्ग कर देंगे, यानी कि 400 सीटें आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? आगे देखिए क्या कहा उसने क्वेश्चन में। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा है। एक डिब्बे में 25 यात्री बैठे हैं जो अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा है। 71 सही 3/7%। तो सबसे पहले आप इसके फ्रैक्शन बनाएंगे, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 500/7, और इसे परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100, तो फ्रैक्शन कितना आएगा 5/7। यानी कि अगर डिब्बे में टोटल 7 सीटें हैं तो उसमें से 5 यात्रियों से भरी हुई है, तो हमारे हिसाब से 7 में से 5 भरी है सीटें, और उसके हिसाब से 25 सीटें भरी है, तो हमारी 5 उसके 25 के बराबर है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू आती है इतनी। हमें निकालना है इस डिब्बे में सीटें कितनी है, तो डिब्बे में सीटें कितनी है? 7, तो 7 की वैल्यू देख लो कितनी बैठती है। 1 की वैल्यू जब इतनी है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 7। कैलकुलेशन करेंगे, 5 बार 7 पंजे 35, तो इसका मतलब इस ट्रेन में टोटल 35 सीटें हैं। एक डिब्बे में मतलब 35 सीटें हैं, तो डिब्बे भी इसमें कितने होंगे? 35 ही होंगे। तो पूरी ट्रेन में सीटें कितनी होगी? 35 गुना 35 कर देंगे। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन हम इकट्ठी करेंगे एक ही बार। तो टोटल इस ट्रेन में इसका मतलब इतनी सीटें हैं। लेकिन उसने क्या कहा? ज्ञात करो कि
ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती है। इस ट्रेन में 20% सीट हमेशा खाली रखनी होती है, तो यात्री कितनी लेके जाएगी? सिर्फ 80% सीटों पे तो लेके जा सकती है। तो इसका बस 80% निकालो कितना बैठता है। 1% जब इतना है तो 80% कितना होगा? सॉरी, इसका 80% निकालने के लिए गुना 80/100 कर देंगे हम। बस कैलकुलेशन करेंगे। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 7 बार। 35 चौका कितने होते हैं? 35 चौका होते हैं 140 गुना 7। 14 सतह कितना होता है? 98 और 1 0 पीछे, यानी कि 960 सीटें। यानी कि एक बार में ये ट्रेन 960 यात्रियों को ले जा सकती है। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। संजीव और दिनेश ने चुनाव में भाग लिया। एक तो व्यक्ति है संजीव और एक है दिनेश। 3/7 लोगों ने संजीव को वोट देने का वादा किया। जितने भी वोटर हैं इस चुनाव में, कुल जितने भी वोटर हैं, इसका 3/7 इन्होंने वादा किया है संजीव को वोट देने का। यानी कि अगर 7 वोटर हैं टोटल, तो इसमें से 3 लोगों ने संजीव को वोट देने का वादा किया है और बाकियों ने दिनेश को वादा किया है। तो बाकी कितने बचे हैं? 7 में से 3 ने तो इसे कर दिया वादा, तो बाकी 4 ने किसे किया है? दिनेश को वोट देने का वादा किया है। चुनाव वाले दिन 20% लोगों ने संजीव को वोट देने का वादा तोड़ दिया। तो संजीव को जितने भी वोट देने वाले थे, इसका 20% ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने संजीव को धोखा दिया, इसको वोट नहीं दिया। तो इसका 20% आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 का 20% निकालेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। अगर आप कैलकुलेशन आसानी से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, परसेंटेज की जो कैलकुलेशन होती है वो तभी स्पीड से हो पाती है जब किसी भी संख्या के पीछे 2 0 लगी हो। तो आप क्या करो, ये हमने माना ही तो है, तो आप इसे 100 गुना बढ़ा लो। 2 0 यानी कि इनके पीछे लगा लो। तो अगर मान लीजिए इसको 300 वोट मिल रही थी, तो इसको कितनी वोट मिल रही थी? 400, यानी कि इतनी वोटों का इन्हें वादा हुआ था। अब इसमें से 20% लोगों ने वादा तोड़ दिया। इसका 20% कितना होता है? 1 0 हटाएंगे तो 10% कितना आएगा? 30। तो 20% 30 दूनी 60, यानी कि 60 लोग अब इसे कम वोट दे रहे हैं। अब ये 60 लोग जब इसे वोट नहीं दे रहे तो किसको वोट दे रहे होंगे? भाई दूसरा उम्मीदवार कौन सा है? बस यही तो है। इसका मतलब ये जो वोट है यहां से कम होकर यहां पर बढ़ गई। क्लियर है बात? इसी तरह से 25% लोगों ने दिनेश को वोट देने का वादा तोड़ दिया। इसको जितने भी वोट देने वाले थे, इसमें से 25% ने इसको वोट देने का वादा तोड़ दिया। अब वोट देने वाले तो ये है ना 400, कभी आप इसे 460 समझ लो। वादा 460 ने नहीं करा, वादा सिर्फ 400 ने करा है। तो 400 का 25% कितना होता है? 25% निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 100। तो 100 लोगों ने इसे वोट देने का वादा तोड़ दिया, यानी कि अब इसमें से 100 वोट कम हो जाएगी। और ये 100 वोट कहाँ जाएगी? इसके पास। तो यहाँ पर 100 ये ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर इसे टोटल कितनी वोट मिली है? 300 और 100 400। 400 में से अगर 60 घटाएंगे तो ये आएगा 340। तो इसका मतलब संजीव को टोटल 340 वोट मिली है। और दिनेश को कितनी वोट मिली है? 400 और 60। 460 ही हो गए, इसमें से 100 घटाएंगे तो 360 वोट बचेगी। तो दिनेश को इसका मतलब 360 वोट मिली है। तो जीत कौन सा रहा है इसमें? इसे 340 और इसे 360। इसका मतलब ये जीत रहा है। कितनी वोटों से जीत रहा है? इससे कितनी ज्यादा है? 20। इसका मतलब हमारे हिसाब से ये 20 वोटों से जीत रहा है दिनेश। और उसके हिसाब से दिनेश 720 वोटों से जीत रहा है। तो हमारे 20 उसके 720 के बराबर है, क्योंकि हमारे इतने वोटों से जीत रहे हैं, उसके इतने वोटों से जीत रहे हैं। तो 20 की वैल्यू 720 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20 से भाग कर देंगे हम। 1 की वैल्यू आती है इतनी। हमें बताना है कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मत है कितने? भाई 360 में से मिले हैं, 340 से मिले हैं, तो टोटल कितने जोड़ेंगे? 700। या फिर आप यहाँ पे देख लो, 400 यहाँ पर, 300 यहाँ पर। भाई वादा तो सभी ने किया है ना, टोटल जितने भी थे। तो 400 और 300 700 वोट है। तो 700 हमारे हिसाब से है, उसके हिसाब से कितनी है वो देख लो। हमारे 1 की वैल्यू जब इतनी है तो 700 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 700 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से काटेंगे 36 बार। अब 36 गुना 700 कितना होता है? 7 6 42, 2 हाथ से लगा 4,
7 या 21 और 4 हो गए 25, पीछे 2 जीरो लग जाएगी, तो 25,200 टोटल वोट हैं। क्लियर है बात समझ में आ रही है? अब हम परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन 133 करते हैं। राहुल ने x काली और 15 सफेद बॉल खरीदी। ब्लैक बॉल खरीदी है उसने x और वाइट बॉल खरीदी है उसने 15। ये इनकी संख्या है। काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत का 5/2 है। जो ब्लैक बॉल है इसकी जो कीमत है वो वाइट बॉल की कीमत का 5/2 है। यानी कि वाइट बॉल की कीमत जितनी भी होगी अगर हम उसका 5/2 कर देंगे तो इतनी कीमत किसकी बनेगी? ब्लैक वाली बॉल की। तो इसको हमें 2 से भाग करना है, तो आप इसे 2 ही मान लो। तो 2 का 5/2 कितना होता है? 5। या फिर हमने इसे 2 माना है तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर वाले की, यानी कि ये हो जाएगा 5। इसे हमने 2 मान लिया तो ऊपर वाली वैल्यू होगी इसकी 5। यानी कि सफेद बॉल अगर 2 रुपए की है तो काली वाली बॉल कितनी होगी? 5 रुपए की। तो ये इसकी कीमत है, ये 5 रुपए प्रति बॉल है और इसकी कीमत 2 रुपए प्रति बॉल है। क्लियर है बात? आगे उसने क्या कहा? बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली बॉल और सफेद बॉलों की संख्या को बदल दिया। इनकी संख्या को बदल दिया, यानी कि सफेद बॉल खरीदी थी 15, लेकिन 15 बॉल उसने काले वाली मान ली, और एक्स बॉल खरीदी थी उसने काले वाली, लेकिन इसको उसने सफेद वाली मान ली। तो बिल में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। अब परिवर्तन क्या आया है? जिसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। तो हमें x का मान बताना है कि x का मान कितना है। बात समझ में आ गई? तो करना क्या है उस चीज को समझिए। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका पहला बिल कितना बनना चाहिए था, यानी कि रियल बिल इसका कितना है। अब एक बॉल सफेद वाली 2 रुपए की है, तो 15 बॉल कितने की होगी? 2 गुना 15 यानी कि 30 रुपए। तो 30 रुपए तो बैठ रहे हैं सफेद वाले के, और काली वाले के कितने बैठ रहे हैं? एक बॉल 5 रुपए की है तो एक्स बॉल कितनी होगी? 5 गुना एक्स यानी कि 5x प्लस 5x और कर देंगे। तो इतना बिल आना चाहिए था इसका पहले के हिसाब से, यानी कि जो उसका सही बिल है वो ये है। लेकिन उसने क्लर्क ने क्या करा? गलती करी। 15 बॉल जो है वो उसने ब्लैक वाली मान ली, और एक्स बॉल जो है उसने व्हाइट वाली मान ली। तब इसका बिल कितना होगा? अब ये देख लो भाई, एक बॉल ये 5 रुपए की है, लेकिन 15 बॉल खरीद रहा है ब्लैक वाली, तो 15 पंजे 75, तो 75 रुपए तो ये हो गए। और सफेद वाली के 2 रुपए हैं, इसने एक्स बॉल खरीदी है तो 2 गुना एक्स 2x ये हो गए। तो अब इसका जो बिल है ये इतना आ रहा है। पहले इसका बिल इतना था, अब इसका बिल इतना हो गया। बिल कितने % बढ़ा है? 45%। तो पहले वाले बिल की तुलना में 45% बढ़ गया। तो पहले वाला बिल ये तो है, इसमें 45% की इसका मतलब वृद्धि हो रही है। ये अपने आप में 100% है, 45 बढ़ गया तो 145% ही तो हो गया। 145% निकालेंगे इस तरह से, तो ये भी अब नया बिल हो गया, और ये भी नया बिल है। इसका मतलब आपस में क्या है? ये बराबर। क्लियर है बात? अब बस हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये आएगा 29, और 5 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 20। 29 की गुणा इधर करेंगे, 20 की गुणा हम इधर कर लेंगे। 29 तिया कितने होते हैं? 87, जीरोस के पीछे। 29 पंजे कितना होता है? 145। x बराबर 20 की गुणा इधर होगी, 75 दूनी 300, 75 दूनी 150, और उसके पीछे एक जीरो और 1500 हो गया, प्लस 20 दूनी 40 x। अब यहां पर हम x को एक साइड करेंगे और जो नॉर्मल संख्या है उसे हम एक साइड कर लेंगे। मैं यहां पर कर देता हूं इसकी कैलकुलेशन। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, 145 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो 105 x बचेगा, बराबर। इसे हम इधर लेके जाएंगे तो 1500 में से 830 अगर हम घटाएंगे, 870 अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा 630। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 105 से हम काटेंगे तो x की वैल्यू आती है 5। यानी कि उसने यहाँ पर काली वाली बॉल 5 खरीदी थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5। ये तो हमें निकालनी थी। क्लियर है बात? ये सब आपको समझ में आ रही है? तो आज परसेंटेज का एंड हो गया है। आप इसके क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से करने हैं। आप
हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, परसेंटेज की या और भी दूसरी जो पीडीएफ पड़ी है उन्हें भी डाउनलोड करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या आपके पास और दूसरी कोई किताब है जिससे आप कर रहे हैं, आप उसके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप मुझसे उनकी कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे जो डिस्कस वाला ग्रुप है आप उसमें क्वेश्चन को सेंड करिए और मैं उसका सॉल्यूशन आपको वहीं भेज दूंगा। या फिर अगर मान लीजिए आप मुझसे उसको वीडियो में सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसकी वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।